बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही, बेसिक्स हमें वेक्टर्स के याद है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो आप लोगों ने सर के साथ पढ़ा था, उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे एंड देन वील मूव ऑन विद टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में अब बच्चों ने 3 पॉइंट्स बोले वेक्टर के बारे में कि मैम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, और तीसरा पॉइंट ऋषु ने जो अभी भी चैट पे लिख रखा है कि वेक्टर रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। इसका मतलब यही है कि वेक्टर्स को आप ना नॉर्मल तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? डज एवरीवन एग्री विद दिस? यस मैम। ठीक है बेटा, तो उसके लिए वेक्टर्स को हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग तरीके के रूल चाहिए होते हैं, जो हम आज पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। इज माय वॉइस ऑडिबल एवरीवन? एक बार बेटा सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। आई थिंक कोई बच्चा अनम्यूटेड है। यस मैम। ठीक है, क्लास में एक छोटी सी चीज समझनी है कि जब बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कर लो, जैसे ही बोलिए वैसे ही अपने आप को फिर से म्यूट कर लो। ठीक है, तो बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। म्यूट कर लो बेटा सब लोग। आई थिंक आयुष अनम्यूटेड है। चलो कोई नहीं, अभी हो जाएगा सही। ठीक है, तो आज हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ना है। अगर टाइम बचेगा देन वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कैसे किया जाता है। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम वर्क की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, इन सब चीजों में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारे काम आएगा। ठीक है बेटा, तो क्विकली लेट अस रिकैप व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, फटाफट से वो हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। तो क्या बोल रहे थे आप लोग, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही। स्केलर और वेक्टर होती है हमारे पास। वेक्टर की सब बच्चों ने सारी प्रॉपर्टीज बता दी मेरे को कि मैम वेक्टर के पास क्या होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है ना, और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही, कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। जब हम स्केलर की बात करेंगे तो स्केलर के केस में हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। अब एग्जांपल दे दो, स्केलर के क्या एग्जांपल्स होते हैं? व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ स्केलर? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आया। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, बिल्कुल सही बेटा। करंट बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। करंट, स्पीड, मैम टेम्परेचर, टाइम। वेरी गुड। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सब बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इसमें आपने करंट के बारे में डीपली स्टडी किया होगा, है ना, कि अगर वायर में करंट बनाते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन लिखते हैं, फिर वो वेक्टर क्यों नहीं होता? मैम बिकॉज़ द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। बिल्कुल सही, वेक्टर को तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे ऐड कर दोगे ना आप लोग कि 2 एम्पियर करंट एक वायर से आया, 1 एम्पियर एक वायर से आया, देन द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द थर्ड वायर विल बी 3 एम्पियर्स। तो वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, दैट इज व्हाई हम उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट नहीं करते। अब वेक्टर के भी थोड़े से एग्जांपल दो, स्केलर के तो दे दिए। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, मैम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। बिल्कुल सही, टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। इन्हीं सबका ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्टेंस और स्पीड की जगह हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी लिख देते हैं। एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ये सारी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला बच्चे ने, ये सारी जो हमारी क्वांटिटीज रहती हैं ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड बेटा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पढ़ेंगे अभी? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सोमेश के घर में आ गई। ठीक है, चलो सोमेश भी आ गया। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी तो 12th क्लास में आएगा टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब इसके अलावा वेक्टर के बारे में आपने 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ी होंगी कि वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं? उसको राइट साइड एरो करो लगाएंगे। वेरी गुड, उसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा हुआ होता है, या फिर कुछ कुछ बुक्स में उसको बोल्ड करके भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेलोसिटी के लिए जैसे हम ये यूज करते हैं, और फोर्स के लिए वी विल यूज दिस, एक्सेलरेशन के लिए हम ये यूज करेंगे। मैम आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है, इसके एक आगे सेकंड बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी हो जाएगी। स्टॉप हो गई है। अभी हो गई? मैम आ गई। आ गई? ये जादू हो गया, चलो स्क्रीन आ गई हमारी। ठीक है बेटा, तो ये सारी जो होती है ये हमारी वेक्टर्स क्वांटिटी को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉर्क को आप देखोगे, टॉर्क को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
दूसरा तरीका क्या होता है, वो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफ पे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर्स को, तो ग्राफ पे कैसे करेंगे अपना वेक्टर को रिप्रेजेंट, सोच के बताओ। मैम उसमें एंगल से हम डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी लेंथ जो हम देंगे उससे उसका मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। तो कुछ इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल सही। ये होती है हमारी टेल, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। तो ये जो डॉट होता है ये आपका स्टार्टिंग, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही। ये जो डॉट होता है ये आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो हेड होता है वो होता है आपका एंडिंग पॉइंट पे। और बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, इसकी जो लेंथ होती है दैट रिप्रेजेंट्स योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ यार, वेलोसिटी अगर मैं लिख रही हूँ कि मैम 5 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी है नॉर्थ साइड पे, है ना, तो यही तो हो गया मेरा वेक्टर। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब नॉर्थ आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऊपर की साइड पे मैम आपकी स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई। एक सेकेंड बेटा, अभी विजिबल हो गई। यस मैम। ठीक है, अगर स्क्रीन फ्रीज हो तो बताना, कभी कभी वो छोटा सा लैग आ जाता है, वो यूजुअली 1-2 सेकंड में रिजॉल्व हो जाता है। ये गूगल मीट का कुछ नया फीचर आया है, पता नहीं क्यों। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। है ना, दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट आवर वेलोसिटी। ये हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी, तो जहां पे जो ये एंगल बना रहा है, जो भी एंगल दिखा रहा है, उससे हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं, और जितना इसका मैग्नीट्यूड है वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा आपने पिछली क्लास में बेटा काफी सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी वेक्टर्स की, और टाइप्स ऑफ वेक्टर का टॉपिक भी कवर किया होगा। यस मैम। राइट, तो ये वाली चीजें सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो फिर हाँ बेटा। मैम लास्ट क्लास में एक डाउट है। हाँ बताओ। मैम को-प्लेनर वेक्टर्स क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, वो प्लेनर वेक्टर का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये कॉपी का पेपर है, आपके पास कॉपी है ना आपके सामने, है ना। अगर आप वो कॉपी के पेज में 3 वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, अगर मेरे पास ये ऐसे कॉपी है और इसके अंदर मैंने 3 वेक्टर रैंडम ड्रॉ कर दिए, तो ये तीनों वेक्टर मेरे को-प्लेनर हो जाएंगे, बिकॉज दे विल लाई इन द सेम प्लेन। कैन यू इमेजिन दैट? अब इसके अलावा अगर मेरे पास ये मेरी कॉपी है, सपोज सबको कॉपी दिख रही है मेरा, है ना, और मैं वेक्टर एक वेक्टर इसके ऊपर ऐसे लगा दूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक वेक्टर यहाँ पे 2 वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये फिर कोप्लेनर नहीं रहे ना, ये सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे। ठीक है बच्चा, कोप्लेनर का मतलब समझ में आया? क्लियर है? आगे चले। विजिबल नहीं है, बनाया नहीं ऐसे दिखाया, वीडियो पे दिखाया। वीडियो दिख रही है मेरी बेटा? आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। यस मैम दिख रही है। दिख रही है, चलो आप अपने वैसे ही इमेजिन करो कि अगर मेरे पास कोई चीज है जो कॉपी के परपेंडिकुलर है ना, कॉपी के परपेंडिकुलर अगर आपका एक वेक्टर है और 2 वेक्टर आपने कॉपी के अंदर बना रखे हैं, तो बेटा वो तो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे ना, है ना। तो को-प्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो आपके सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो 3 से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तब हम उनको को-प्लेनर वेक्टर कहते हैं। इज इट ओके बच्चा? ठीक है, आगे चले बेटा। ये वाली सारी चीजें ऑलरेडी आपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। मैम हाँ बेटा। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? बेटा ये चीज ना हम आगे जाकर भी कवर करेंगे, बट अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, आप कहाँ खड़े हो वो आपको पोजीशन वेक्टर से पता चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई पर्सन खड़ा है, तो जो वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज यही पर्सन यहाँ पर मूव कर गया, ठीक है, यही वाला जो पर्सन है वो यहाँ पर मूव कर गया, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होएगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ओके मैम। ठीक है, समझ में आया? बट इसको हम डीप में तब पढ़ेंगे जब हम मोशन इन 1D वाला चैप्टर स्टडी करेंगे। ऑलराइट, अभी हम खाली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चले बच्चों। यस मैम। वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सम्यक बेटा, क्वेश्चन जो आपने किया है वो टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। अब आ जाओ यूनिट वेक्टर पे। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि वेक्टर को अभी तक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आपको पता है कि वेक्टर के अंदर, आप लोगों ने ही मुझे बोला
कि वेक्टर के अंदर आपके पास वेक्टर के अंदर यू आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होती है ना। तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा, डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, राइट? एवरीवन अग्रीज विद दिस? Yes, ma'am. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, ठीक है? दिस इज वेरी गुड, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम कुछ लिख देते हैं, ये ए के ऊपर टोपी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो दिस इज नोन एज मॉड्यूलस। We will also understand how to represent it mathematically, modulus या फिर magnitude of the vector, and this is known as the unit vector. Direction. Very good. This is the unit vector in direction of the given vector. जो भी आपका वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर बना दिया, उसको अगर मैं मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो भी वेक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और बच्चों ने बिल्कुल सही बोला कि ये जो है ये मुझे डायरेक्शन दे देता है, ठीक है? इज इट ओके गाइस? तो जहां पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ देखो, समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है। कभी कभी ये जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है इसको अलग तरीके से लिख देते हैं, कभी कभी ये मॉड वाले पार्ट की जगह ना खाली ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब भी होता है कि आप अपने वेक्टर की बात कर रहे हो, वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, उसका बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ बेटा, दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन ऐसे नहीं हो सकती। एक वेक्टर आपके पास ऐसे है और एक वेक्टर आपके पास ऐसे है, इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई ना, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, सेम प्लेन के अंदर हो गए, ठीक है सम्यक बेटा? वो डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन्स में, हाँ बेटा, अगर डिफरेंट प्लेन में होंगे तो डायरेक्शन होनी ही सेम मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि अगर डिफरेंट प्लेन में हो गए तो डायरेक्शन कैसे सेम होगी? मैम अगर हम किसी, जैसे अगर हम एक्स वाई और वाई जेड प्लेन को ले ले और उसमें दोनों को या तो प्लस वाई या माइनस वाई की तरफ दोनों की डायरेक्शन कर दे, तो मैम उस केस में तो सेम हो जाएगी ना। तो बट प्लस वाई और माइनस वाई में डायरेक्शन सेम नहीं हुई ना बेटा? मतलब अगर हम दोनों में सेम साइड कर दे तो फिर डायरेक्शन सेम हो गई, तो हम ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा कि हम कर सकते, हो सकती है नहीं? देखो, अगर आप मेरे को क्या बोल रहे हो दैट इफ यू आर हैविंग अ प्लेन, सपोज यू आर, अगर मैं यहाँ पर भी देखूं, सपोज मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? और अब आप क्या बोल रहे हो कि अगर मेरे पास एक और यहाँ पर प्लेन है इस तरीके से, और यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर है, इज दैट द क्वेश्चन व्हिच यू आर ट्राइंग टू आस्क मी बेटा? यस मैम, सेम एक वेक्टर हमारा अगर हाँ, प्लस एक्स तब की आपकी डायरेक्शन हो में सकती है, क्योंकि इस केस में अब कैसे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आप एक वेक्टर ऐसे यहाँ पर ड्रॉ हाँ कर मैम सकते हो, वही, सिमिलर वेक्टर आप इस प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ओके है ना? तो ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है। बट अगर आपके पास सेम प्लेन है तब भी ये चीज हो सकती है, अलग अलग प्लेन है तब भी हो सकता है कि वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो बट आपके पास अलग अलग वेक्टर यहाँ पर आ गए, ओके ठीक है? ओके। अब यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। हमने क्या देखा अभी तक कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी है ना? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर आवर। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, वैल्यू क्या है उसकी एग्जैक्टली। एंड द सेकंड थिंग इज द डायरेक्शन, की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है? डायरेक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर हमें बात करनी पड़ेगी यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो किसी भी वेक्टर में अगर आपका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो मॉड्यूलस है वो आपका 1 के बराबर है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर सारे के सारे ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन सब एक्सिस के अंदर एक प्री डिफाइंड आपका यूनिट वेक्टर चलता है, ठीक है? एक्स एक्सिस में आप ये नोट डाउन कर सकते हो, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस का होता है जे कैप, और जेड एक्सिस का होता है आपका के कैप। तो यूजुअली अगर आप किसी वेक्टर को लिखोगे ना, वेक्टर को पता है आप कैसे लिखोगे? आप वेक्टर को देखोगे कि काफी बुक्स में कुछ ऐसे लिखा होगा, 2i कैप माइनस 3j कैप, या फिर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो ये i कैप, j कैप और k कैप जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं x, y और z डायरेक्शन में, उनके टर्म्स में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको?
जो आपने एप लिखा है वो फोर्स है या फिर वो आप कोई भी रैंडम वेक्टर है? कोई भी रैंडम वेक्टर ले लो, ए लिख दो इसको, ठीक है। कुछ भी रैंडम वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इसलिए हमारे लिए जो पढ़ना होता है वो जरूरी होता है। अब अगर हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो सपोज मेरे पास अब यहाँ पर ये एक्स वाई जेड मैं प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ, आप बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई रैंडम वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप, तो अब मैं 3 आई कैप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी बेटा? मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक सेकंड बेटा, यूनिट लेंथ के साथ। वेरी गुड। 3 आई कैप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में आपको चलना है, कितना चलना है? 3 कदम। तो यहां पर हम ले लेंगे 1 2 3, सो दिस विल बी माय ए वेक्टर। A vector is equal to 3 I cap. Is this okay, guys? ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एक वेक्टर B है मेरे पास -2 k कैप, उसको रिप्रेजेंट करो, तो उसको कैसे करोगे? मैम जेड एक्सिस पे माइनस जेड एक्सिस में वेक्टर पे आगे बढ़ के कैप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो आपका Z एक्सिस था जिसका k कैप हम लिख रहे थे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? उसके ऑपोजिट आपको चलना है, तो मतलब माइनस, है ना, माइनस Z एक्सिस की तरफ आप चलोगे। बिल्कुल सही बेटा। तो यहां पर अगर मैं 2 कदम चलूंगी, 1 कदम 2 कदम, सो दिस विल बी इक्वल टू -2 k कैप। तो ये तो सिंपल सिंपल चीजें हो गई। अब थोड़ा सा इसको मैं डिफिकल्ट कर देती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मेरे पास अब तीसरा कोई वेक्टर है जो है, क्या वेक्टर बना है? आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर मेरा तीसरा वेक्टर कुछ इस चीज के बराबर है तो उस वेक्टर को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोच सकते हो? 2 एक्सिस, दोनों एक्सिस लेंगे, एक्सिस दोनों Very एक्सिस good. को सम कर। बिल्कुल सही, दोनों एक्सेस लेंगे। अब दोनों एक्सेस पे करेंगे क्या, ये चीज समझो। यहाँ पे क्या लिखा है कि आई कैप, मतलब आपको आई कैप पे खाली एक ही कदम चलना है ना, तो एक तरीके से आई कैप पे मुझे एक ही कदम चलना है, और लिखा है जे कैप पे मुझे 2 कदम चलने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कदम चल लिए। इस पॉइंट का जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरीके से, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सी, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप। मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि आई कैप वाला जो एक्स एक्सिस पे है उस पे आई मूव्ड 1 स्टेप, और वाई वाला जो एक्सिस है उस पे आई मूव्ड 2 स्टेप्स, और उसका जब मैंने कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया तो ये वाला जो वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है सब बच्चों को? यस मैम, सी दिस इज माय सी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब कि ये क्वांटिटी कितनी है, अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो यहाँ से आप एंगल से बता सकते हो, वरना आई कैप प्लस 2 जे कैप से वैसे भी समझ में आ जाती है। इज इट ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब थोड़े से सिंपल सिंपल सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको इस सवाल में क्या दे रखा है, बहुत प्यारा सिंपल सा सवाल है। क्या बोला है? अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। ठीक है, आई कैप आपका एक वेक्टर आपको डिफाइंड है, अलोंग ईस्ट आपका वो वाला जो वेक्टर है वो डिफाइंड है। अ फोर्स ऑफ 10⁵ डाइन्स एक्ट वेस्टवर्ड्स। तो आपसे पूछा है कि फोर्स बता दो इन टर्म्स ऑफ आई कैप कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैम एक बार फिर डाइन्स यूनिट है। फिर हाँ बेटा, डाइन्स जो होते हैं ना, न्यूटन जो है आपकी एसआई यूनिट होती है फोर्स की, डाइन्स जो होती है वो आपकी सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की। क्या हमसे डाइन्स जगह से ऐसा कि न्यूटन लिख सकता है या फिर इसे कुछ कन्वर्जन करना होगा? नहीं, आप रहने तो डाइन्स में ही निकाल लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्वेश्चन समझ में आया? आपको बोला क्या है कि आपका एक यूनिट वेक्टर है जो ईस्ट की तरफ डिफाइंड है आई कैप की तरह। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये वाली चीज आप लोग याद कर लो। आपको बोला है कि मेरा एक यूनिट वेक्टर डिफाइंड है अलोंग ईस्ट एज आई कैप, और अब आपको क्या बोला है, एक आपकी फोर्स लग रही है 10⁵ डाइन्स की। डाइन्स उसकी फोर्स की यूनिट है, आप डाइन्स में फोर्स को रिप्रेजेंट कर दो। हाँ बेटा, मैम इसे ऐसे कर सकते हैं कि इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन हम 9999 यूनिट्स
उस 10 बार डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ इसको कैसे करेंगे। माइनस आई कैप। वेरी गुड। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस आई कैप हो जाएगी। आपको क्या बोला है कि फोर्स जो है आपकी इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 10⁵ डाइम्स। राइट गाइस, डू यू अग्री विद दिस? तो अगर मुझे फोर्स वेक्टर लिखना होगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, है ना। तो फोर्स क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है आपको, 10⁵ डाइम्स, और डायरेक्शन यहां पर कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, माइनस आई कैप। तो ये जो फोर्स होगी इसको आप कैसे लिखोगे, -10⁵ आई कैप टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दिस ओके बेटा? अब मैम अगर क्वेश्चन में सिर्फ आई कैप या फिर मॉडुलस वेक्टर पूछा है तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड या फिर उसके अगर कैप वाला केस है उसमें मैग्नीट्यूड, और जो मॉडुलस वाला केस है उसमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर क्वेश्चन में आपसे खाली मैग्नीट्यूड पूछे तो आप मैग्नीट्यूड बताओगे, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछे तो आप यूनिट वेक्टर निकाल के बताओगे। ओके, है ना, फिर आपको बताना नहीं है। सीजीएस यूनिट समझ में आया रचना बेटा? नो मैम। ठीक है, सीजीएस का मतलब क्या होता है, जो हम अभी तक सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं एसआई सिस्टम, है ना। आप मास को केजी में डील करते हो, है ना, टाइम को आप सेकंड में डील करते हो, इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं एसआई सिस्टम। जो लेंथ होती है उसको आप मीटर में डील करते हो, है ना बेटा। सीजीएस यूनिट आपका क्या होता है कि आप लेंथ को डील कर रहे हो सेंटीमीटर में, जो वेट है आपका, जो मास है आपका, उसको आप डील कर रहे हो ग्राम्स में, और टाइम को आप सेकंड में ही रख रहे हो। तो एक अलग यूनिट हो जाती है, एक अलग सिस्टम हो जाता है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। मैम 1 न्यूटन में कितने टाइम्स होते हैं मैम? दिस इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। ठीक है, ये वाली चीज भी जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर आपका पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम वहां पे कवर कर लेंगे। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सब बच्चे बताओ क्या क्या आएगा, बताओ बच्चों। अ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ना? क्या बोल रहे हो बेटा? मैम m इज मैग्नीट्यूड ना? नहीं, m मतलब मास। ठीक है, ये कोई भी आपको एक रैंडम फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, आप ऐसे मत समझो कि, हाँ बेटा। इसमें पहले में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्टवार्ड डायरेक्शन में आएगा वेक्टर, और सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो हमारा साउथ वार्ड डायरेक्शन में आएगा 12 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही, 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन वेरी साउथ वार्ड। गुड। शाहनवाज भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं, उसके बाद आंसर भी डिस्कस करेंगे। अ फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू 3 kg। जरूरी नहीं है कि m आप मास के तरीके से ही समझो, कोई भी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी है जो m के तरीके से आपको गिवन है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 3 kg आपको गिवन है, इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर a सच दैट f इज इक्वल टू ma। ये ऐसे पढ़ा हुआ है ना पहले, न्यूटन लॉ में कुछ पढ़ा है ऐसा? यस क्या? है ना, न्यूटन लॉ में पढ़ा है f इज इक्वल टू ma। यस मैम। सब बच्चों से ऐसे फर्स्ट या सेकंड लॉ पूछा जाता है तो बोलते हैं मैम एफ इज इक्वल टू ma होता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का, है ना। तो समझ में आया वेक्टर का यूज। जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, मोशन का कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेक्टर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यही बोला है कि आपके पास एक क्वांटिटी है मास 3 kg के बराबर, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एक वेक्टर से सच दैट f इज इक्वल टू ma। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है f का। तो इसको करवाने से पहले मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, विच इज मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। है ना, यहां पर आप देखोगे कि हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी से, राइट गाइस? राइट। तो अगर मेरे पास कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सपोज मेरे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है a, चलो m, हाँ a से कर देते हैं रिप्रेजेंट, और मेरे पास एक वेक्टर है b, एंड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द स्केलर विद दिस वेक्टर, तो होगा क्या कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। अगर दिस इज माय बी वेक्टर
तो अगर मैं इसको किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। डू यू गाइज अग्री विद दिस? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव क्वांटिटी से लेकर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर ये मेरा वेक्टर है बी और यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव ऑफ ए बी से, है ना, एक नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आने की वजह से इसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। क्लियर है? तो अगर आप किसी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। खुद भी सोच सकते हो कि अगर मेरे पास 2i कैप है और मैं उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास -2i कैप हो जाएगा। एक आपका वेक्टर x डायरेक्शन की तरफ है, दूसरा आपका -x डायरेक्शन के टुवर्ड्स है। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी का। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है तो बेटा आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ लो, या फिर आप बता दो कि आपका जो भी डाउट है अभी क्लियर कर देते हैं। जिस बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है या तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो या फिर आप चैट बॉक्स पे लिख दो, दोनों चीजों में मैं एक्टिवली पढ़ रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अब सबसे पहले वाले का आंसर वैसे बच्चों ने दे दिया था मेरे को पहले ही, तो आप ऐसे स्मार्ट बच्चे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको बोला है कि फोर्स बता दो कितनी होगी। मेरे पास मास है 3 kg का, और यहाँ पर आपको पहले केस में तो एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स, है ना। तो वही हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बच्चों ने 9 लिखी है, तो 9 न्यूटन ईस्टवर्ड्स। इज एवरीवन अग्रीइंग विद दिस? यस मैम। है ना। तो अगर मेरे को कुछ इसको इस तरीके से लिखना है, मुझे पता है ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की तरफ आपका आई कैप होता है, नॉर्थ की तरफ आपका जे कैप होता है। तो इस फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी? फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? आई की डायरेक्शन में 9 यूनिट। हाँ, वेरी गुड। ईस्टवर्ड का मतलब है ना, ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है 9 कदम, सो 9 आई कैप। 9 आई कैप न्यूटन मैं इसको लिख दूंगी। ठीक है, अब सेकंड केस पे आ जाओ। उसमें आपको क्या बोला है? एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है मामला, है ना। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ का मतलब होता है जे कैप। तो एक तरीके से एक्सेलरेशन आपकी कितनी हो गई? -4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी एक्सेलरेशन साउथ की डायरेक्शन में है यहाँ पर एक्चुअल में। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि ऑपोजिट चीज में मामला आपका एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फोर्स लिखूंगी, फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा? 12 वेरी गुड। मास, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड। ये है ना, मास आपको 3 गिवन है, -4 मीटर पर सेकेंड ये आपकी एक्सेलरेशन। -4 हो गई, ये भी नॉर्थवर्ड आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -12। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड, अभी हो गया? यस मैम। ठीक है, ये हो गया आपका -12 न्यूटन नॉर्थ कैप। और इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्थ कैप बोल रही हूँ, देखो मैं ऐसे नॉर्थ को भी टोपी बना दी है। -12 न्यूटन जे कैप। वेरी गुड, -12 जे कैप न्यूटन। ठीक है, यूजुअली ये कन्वेंशन रहता है, वरना मतलब जो भी आपकी डायरेक्शन वगैरह उसको सबको साथ में लिखते हैं, फिर एंड में आपकी यूनिट लिखी जाती है। इज दिस ऑल्सो क्लियर गाइस? यस मैम। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि यू आर हैविंग 12 न्यूटन फोर्स साउथ की डायरेक्शन में, है ना। -12 न्यूटन नॉर्थ मतलब 12 न्यूटन फोर्स साउथ की डायरेक्शन में, है ना। नेगेटिव का ये तो मतलब होता है उल्टा कर दो डायरेक्शन को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऐसे वेक्टर का फील आ गया बढ़िया तरीके से? ये बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने वेक्टर का फील ही लिया है। अब जो वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करने का क्या मतलब है कि वेक्टर एडिशन वाला जो पोर्शन होगा दैट इज व्हाट वी विल बिगिन विद नाउ। तो करने वेक्टर एडिशन शुरू। अब तक वेक्टर का सब कुछ क्लियर है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। एक बार मैम हाँ बेटा, डाउट था। बताओ। मैम जो आपने एक बार पहले मैम मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर बताया था, मैम वो समझ नहीं आया। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज मैं आपको वेलोसिटी दे रही हूँ, एक ये मेरी बढ़िया सी गाड़ी है, ठीक है, ये चल रही थी 2 मीटर, अभी दिख रही है बेटा? यस मैम। 2 मीटर पर सेकंड, या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो गाड़ी के लिए कम है, बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ाई जाए बताओ? कोई फेवरेट स्पीड किसी बच्चे की?
मैम 5. चलो 50, ऐसे 5 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो गाड़ी में आप लोगों ने देखा भी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ये गाड़ी आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में। अब बेटा मैं आपको बोल रही हूँ कि इस गाड़ी की स्पीड को डबल कर दो, तो उसका क्या मतलब समझोगे आप? मैम उसे वेरी गुड, वेरी गुड। डबल कर दोगा क्या मतलब है? इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द स्पीड बाय 2, तो इसकी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। मैंने वेक्टर लंबा बना दिया, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यस मैम. है ना? तो समझ में आया कि किसी स्केलर क्वांटिटी, अब 2 आपका एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। है ना? डायरेक्शन आपकी वही रही, बट आपका मैग्नीट्यूड जो है वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? यस Yes. मैम। यस मैम। ठीक है। अब एक दूसरा केस क्या बनता है, बच्चे पूछते हैं कि मैम लेकिन अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि -3 कर दो, तो -3 करने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब मेरी गाड़ी उल्टी चल रही है। नाउ माई कार इज मूविंग समथिंग लाइक दिस। माइनस से तो मल्टीप्लाई कर दी तो डायरेक्शन ही चेंज कर दी ना मैंने। अभी भी मैग्नीट्यूड तो मेरा 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बट डायरेक्शन उल्टी हो गई क्योंकि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी। इज इट ओके? या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस इज -150 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का ये मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी डायरेक्शन सेम रहेगी, खाली मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आएगा। नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से, तो आपकी देख सकते हो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड पे चेंज हो ही रहा है। सिंपल इनफ गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. ऐसे जादू कर दिया मैंने, इंक मिटा दी। तो अब आ जाओ वेक्टर एडिशन पे। तो बेटा वेक्टर एडिशन में ना हमें 3 लॉज पढ़ने हैं। 3 आपके मेजर लॉज आते हैं वेक्टर एडिशन के। पहला है आपका ट्राइएंगल लॉ। ठीक है, पहला है हमारा ट्राइएंगल लॉ। अब ना इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो तीनों लॉज है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तीनों लॉज में आपका जो रिजल्ट होता है वो सेम ही आ रहा है, रिजल्ट आपका कुछ अलग नहीं हो रहा, बस तीनों के नाम अलग अलग हमने लिख दिए। एक होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। और मैम ये चेंज तो नहीं हो रही. एक सेकंड, अभी हो जाएगी यार। जैसे कभी कभी जैसे आप लोगों के इंटरनेट में दिक्कत आती है, मेरे में भी आ जाती है। ठीक है, अभी आ गया? यस पॉलीगन लो। ठीक है। मैम हाँ। पॉलीगन लॉ. अरे ये बच्चे ऐसे पहले से पढ़ के बैठे हैं हमारे पॉलीगन लॉ। ठीक है, ये 3 टाइप के लॉज होते हैं, ये तीनों टाइप के लॉज हमें पढ़ने हैं। तो ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से बी, तो ट्राइंगल लॉ में हम क्या देखेंगे कि ए वेक्टर को मैम नीचे लगा देंगे। ये जो ए वेक्टर का सर है ना, सर मतलब ए वेक्टर का जो हेड है, उसके हेड पे हम बी वेक्टर की टेल लगा देंगे। ये चीज समझ में आई? मैम इसे हेड एंड टेल लॉ भी बोलते हैं. हाँ, इसको हेड एंड टेल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो फर्स्ट वेक्टर का आपका हेड है उसमें सेकंड वेक्टर की टेल लगा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हमने पहले वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लगा दिया। अब ये बचे आपका जो ये ओपन एंड बचा, यहाँ पे आप अपना तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर दो। ए की टेल से बी के हेड तक जब आप वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। यस मैम. ठीक है, ये चीज क्लियर है? ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, वो अभी हम डिराइव कर लेंगे। इज इट ओके गाइस? यस मैम. वेरी गुड। Yes. अब आ जाओ पॉलीगन लॉ पे, वो पैरेललोग्राम लॉ पे। पैरेललोग्राम लॉ एग्जैक्टली सेम चीज बोलता है जो ट्राइंगल लॉ बोलता है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता है ना? बोलता है ना कि एक ऐसे बचपन में आप लोगों ने, आई डोंट नो इफ यू लाइक हर्ड दिस कहावत कि नोज को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे घुमा के पकड़ो, पकड़ी नोज ही जाती है। हमारे को ऐसे मम्मी ने बचपन में ये बताई थी चीज, पता नहीं आप लोगों को बताई है नहीं बताई? यस मैम. अच्छा बताइए, सब बच्चों ने सुन रखा है, मतलब घर में हमारे जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो डायलॉग सेम ही चल रहे हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं बेटा, दोनों वेक्टर की आपकी जो टेल होती है उसको अटैच कर देते हैं। मुझे पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा इजी लगता है बच्चों के लिए, है ना? इसमें आपकी सिंपली दोनों वेक्टर्स की जो टेल है वो अटैच कर दी। और अब आपसे क्या बोला कि अब ये जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इसको पूरा कर लो। तो ये जो डायगोनल बनेगी, दिस विल रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट। इज दिस ओके गाइस? यस मैम. राइट? व्हाई आई से दैट पैरेललोग्राम लॉ एंड दिशा बेटा हैंड रेस किया है, क्या डाउट है बताओ? No, ma'am.
कोई डाउट नहीं है बेटा। ये जो है ना, ये आपका दिस इज सिंपली अ मॉडिफाइड ट्राइंगल लॉ। Why I say this? पैरेललोग्राम में भी ये वाली साइड आपकी बी होती है, ये वाली साइड भी तो आपकी बी के बराबर ही होती है यस मैम। है ना। तो Yes, ये तो ma'am. ट्राइंगल लॉ ही बन गया, बस इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। ये पैरेलल शिफ्ट तो हम कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकते हो, है ना बच्चा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, फील sir. समझ में आया कि हाँ वेक्टर को हम ऐड कैसे करना है। डिस्प्लेसमेंट याद है, ऐसे ही तो ऐड करते थे आप लोग, यस मैम। है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा आपका ऐसे चला गया फिर ऐसे चला गया, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप ऐसे ही तो निकालते थे ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते थे। Pythagoras theorem. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है ये हमारा कि वेक्टर को हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट में तो 3+4 करते 7 आ गया, वेक्टर को हम 3+4 कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकालते, यही तो कर दिया मैंने, है ना। ठीक है, तो वेक्टर को ऐड करने का ये तरीका रहता है बेटा। वेक्टर को अब इसकी हम सिंपल एक डेरिवेशन होती है ट्राइंगल लॉ की, वो भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वेक्टर की अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, अगर वेक्टर के बीच का आपको एंगल गिवन है, तो किस तरीके से आप जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो। ऑलराइट, रचना बेटा हैंड रेस कर रखा है, कोई डाउट है तो बताओ। जब तक डाउट नहीं है, जिन बच्चों को डाउट नहीं है तब तक वो ड्रॉ Yes, कर लो। ma'am. हाँ बेटा बताओ रचना। मैम अगर ट्राइंगल एंगल होगा तो फिर हम ट्राइंगल लॉ से कैसे करेंगे? फिर से बताओ बेटा, मैंने को सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मैम अगर ट्राइंगल जो हम बना रहे हैं ट्राइंगल लॉ में, उसमें अगर 90 डिग्री नहीं होगा, डिफरेंट एंगल होगा, वही फिर मैं हम अभी डिराइव ट्राइंगल करवा लॉ रही से हूँ। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 90 डिग्री होगा तब तो हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा देंगे ना, फाइंड करेंगे? है ना। 90 डिग्री होगा तब तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल दोगे। अगर कोई भी और रैंडम एंगल होगा तो वो मैं आपको अभी डिराइव करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो सपोज यू आर हैविंग अ वेक्टर ए एंड उसके ऊपर हमने एक वेक्टर बना दिया है, ये है मेरा वेक्टर बी। इज दिस विजिबल गाइस? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड, बी वेक्टर मेरा शो नहीं हो रहा है, अभी शो हो गया। Yes, यस, मैं ऐसे ma'am. आगे पीछे करते हैं तो शो हो जाता है अपेरेंटली। तो बेटा व्हाट आई हैव डन इज आई हैव, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ON is my vector A. I have drawn another vector NQ which is vector B, and let me say कि A और B जो एंगल बना रहे हैं that angle is theta, है ना। इसी तरीके से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब हमें निकालना क्या है मैम हाँ बेटा, मैम इधर ट्रिग्नोमेट्री का ही हम यूज करेंगे। ओके। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपका हर जगह पे है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे फिजिक्स का वो बन चुका है बेस, क्रक्स। ट्रिग्नोमेट्री भी हम अभी फ्यूचर क्लासेस में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी जो आपका 11th के मैथ्स में आता है वो भी कवर करेंगे, बट वैसे आप लोगों का 11th के मैथ्स में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इनफ रहते हैं। बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग में अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो आपके मैं आप लोगों के लिए एक शीट बना दूंगी जिसमें क्लास के नोट्स, रिकॉर्डिंग, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सो दैट विल बी अवेलेबल टू यू बाय टुमारो। इज इट ओके रचना? ठीक है, यहां तक सबको डायग्राम क्लियर है कि हमने दो वेक्टर लिए, पहले वेक्टर के हेड पे मैंने दूसरे वेक्टर का टेल लगा दिया, वैसे ही तो हमें रिजल्टेंट पता चलेगा ना। Yes, ma'am. ठीक है, एंड दिस विल बी माय रिजल्टेंट, यही हमने पढ़ा था, दैट दिस विल बी माय रिजल्टेंट व्हिच विल बी इक्वल टू a प्लस b। लेट मी से दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद a वेक्टर। यहां तक ये पूरा डायग्राम क्लियर है? मैम एक बार हम फिर से करते यस मैम। एक बार फिर से बता दूं पूरा। बेटा देखो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ए, है ना। ON जो एक साइड है मेरी ट्राइंगल की, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर मैंने उसके हेड पे बना दिया ताकि मैं उसका रिजल्टेंट ले पाऊं, सो आई मेड अनदर वेक्टर, वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी ये वाला जो वेक्टर है, इसकी टेल से इसके हेड तक जो मैं वेक्टर बनाऊंगी, दैट विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर। इज दैट ओके बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। मैम पर ये जो हमारा थीटा पीछे बन रहा है, मैम एक बार फिर से रीड्रॉ करके आप समझा सकते हैं?
रीड्रॉ करके समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है, रीड्रॉ करके समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हमने वेक्टर ए बनाया, ठीक है, ये वेक्टर ए बन गया बेटा। यस मैम। अब ये हमने वेक्टर बी बना दिया, हमने बोला कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा के बराबर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे बोले थे पिछली बार, कैसे बनेगा इसका रिजल्टेंट? यहाँ की जो इस वेक्टर की ए वेक्टर की टेल है उससे एक वेक्टर ड्रॉ कर दो बी वेक्टर के हेड तक, दिस विल बी माय रिजल्टेंट। यस मैम। ठीक है, फिर ये जो मैंने बनाया है ना, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये मैंने खाली एक लाइन बना दी, परपेंडिकुलर बना दी मैंने, क्यू पॉइंट से ये वाली जो लाइन है इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दी। ओके मैम। इज इट ओके नाउ? सब बच्चों को डायग्राम क्लियर है? क्या Yes, हुआ ma'am. डायग्राम में? डायग्राम के बिना समझ नहीं आएगा मामला आगे का। यस मैम क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा नामकरण और कर देते हैं, इसको मैं नेम कर देती हूँ पी, ये वाला जो पॉइंट। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना है अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो कंसिडर ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ वो देख लो। कंसिडर ट्राइंगल एनपीक्यू, ये जो ट्राइंगल बना है ना यहाँ पे छोटा सा, दिख रहा है सबको? एनपीक्यू ट्राइंगल। यस मैम। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? मैम बी अपॉन N/5 वेरी गुड। कॉस थीटा क्या होता है? एनपी अपॉन एनपी। वेरी गुड। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? वो पढ़ा होगा ना सब बच्चों ने। SMB/H। हाँ, वो कैसे भी पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको याद करने के। तो आपका जो कॉस थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब ये जो एंगल है थीटा जिसको टच कर रहा है वो होता है आपका बेस, उसके जो उल्टी वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस हो गया, हमेशा ना बेस ये वाला नहीं होता। अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बना दूं जिसमें मैं थीटा इसको बोल दूं तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे बताएंगे। तो बेटा मैम थीटा के सामने वाला बेस होता है। नहीं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सॉरी मैम, परपेंडिकुलर। हाँ, वेरी गुड। और जिसको थीटा टच कर रहा है वो हमारा बेस होएगा। ठीक यस है, मैम। तो यहाँ पर भी हमने यही वाली सेम चीज जो है वो आपकी लगा दी है कि हमारा बेस है यहाँ पर एनपी और हमारी हाइपोटेन्यूस है सबसे लंबी साइड एन क्यू। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर एन क्यू की वैल्यू कितनी है हमें पता है क्या? नो मैम। एन क्यू आपका बी के बराबर नहीं है बेटा, यस मैम। है ना? एन क्यू इज सिंपली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो आई कैन राइट इट एज एनपी अपॉन बी। कैन आई डू दैट? यस मैम। तो यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई दैट एनपी, जो मेरी ये साइड एनपी है, दिस इज सिंपली इक्वल टू हाउ मच? बी कॉस थीटा। इज एवरीवन अग्रीइंग विद दिस? यस मैम। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना? हाँ बेटा। मैम लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। अच्छा, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ नहीं आया तो फिर से बताएंगे। अगर मैं ऐसे कोई वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ तो हमने क्या देखा था कि इस वेक्टर की लेंथ जो होती है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है यस ना? मैम। तो यहाँ पर ये जो एन क्यू वेक्टर मैंने ड्रॉ कर रखा है, दिस इज माई वेक्टर बी, तो ये तो बी के बराबर ही हो जाएगा। एन क्यू विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ओनली ना, है ना? तो मैंने एन क्यू की जगह यहाँ पे बी लिख दिया। क्लियर है बेटा? समझ में आई चीज? एन क्यू की जगह मैंने यहाँ पर बी लिख दिया क्योंकि बी वेक्टर के बराबर ही तो है ये। ठीक है, तो यहां से अगर मैं b को इस साइड पे ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो np की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b cos थीटा के बराबर। इज इट ओके बच्चा? ओके मैम। जी मैम। ठीक है, यही सेम ये जो मैंने चीज करी है इसको मैं करूंगी साइन थीटा के साथ। साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी? मैम QP अपॉन P upon P upon H। मैम Very good. परपेंडिकुलर अपॉन है। वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ upon N। pq अपॉन nq, यस है ना? अब nq तो यहाँ पर भी b के बराबर ही है। nq जब b है तो यहाँ पर भी b ही है, तो इसको आई कैन राइट एज pq अपॉन b। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया कि pq इज इक्वल टू व्हाट? b sin थीटा। Sin theta। यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? यस मैम। मैम और ये सेकंड इक्वेशन। यस मैम। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालना मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया
क्योंकि आप ट्राइंगल कौन सा देखोगे, OPQ। तो OPQ तो मेरा राइट हैंडल क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, Yes, है ना। ma'am. रिजल्टेंट कितना है मेरा, OQ। Yes. OQ क्या है मेरी, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पर तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकती हूँ। मैम स्क्रीन शो नहीं कर रही। शो नहीं कर रही, यस अभी मैम। विजिबल हो रहा है बेटा, यस मैम। है ना। OPQ में OQ मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इज दिस ओके? यस मैम। और OP की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, OP की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, ON प्लस NP। यस मैम। तो बेटा यहां से बस ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरा आंसर आ जाएगा। यहां तक सबको स्टेप समझ में आया, ये बताओ। Yes, ma'am. पक्का? अब मुझे सबकी वैल्यूज तो पता ही है। ON की वैल्यू क्या है, MA. वेरी गुड। ON की वैल्यू A के बराबर A है। modulus. NP की वैल्यू अभी हमने निकाल दी B cos थीटा। PQ की वैल्यू अभी हमने निकाल दी B sin थीटा। यस मैम। तो यहां से अब मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, नहीं आएगा, OQ मेरा रिजल्टेंट के बराबर है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को फाइनली, कि OQ था रिजल्टेंट का स्क्वायर। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ON वाज A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस व्हाट आई हैव इन PQ का स्क्वायर, मतलब B sin थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। कैन आई डू दिस? यस मैम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, ma'am. नो मैम। पक्का? मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो मैम, एक सेकंड बार थोड़ा लास्ट सा रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्टेप समझ में आया कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन गया उसमें, Yes. है ना। हमने क्या लिख दिया कि Yes, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यार बेस का स्क्वायर प्लस वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। Yes. OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब OP क्या है, ON प्लस NP। यहाँ पे तो मैं सिंपल एडिशन कर रही हूँ, कुछ नहीं करा मैंने उल्टा पुल्टा, है ना। OP क्या है, ON प्लस NP। तो एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया, ON प्लस NP का होल स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इज दिस स्टेप ओके बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज डाल दूंगी ना। ON क्या है आपका, A वेक्टर के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A हो जाएगा ON। NP अभी हमने निकाला है B cos थीटा के बराबर है। PQ हमें पता है B sin थीटा के बराबर है। और OQ हमारा रिजल्टेंट है ही, बना तो रखा है यहाँ पर। तभी मैं बोल रही थी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन हो जाएगी। इज दिस क्लियर गाइस? यस मैम। तो अब यहाँ पर इसको मैंने फर्दर OQ को लिख दिया R, ON को लिख दिया A, NP को लिख दिया B cos थीटा और PQ को क्या लिख दिया, B sin थीटा। और मेरे पास ये वाला आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। यहाँ पर बेसिक बेसिक Ma'am? जो आप ऑलरेडी, हाँ बेटा। मैम जैसे कि जो पीछे हमारा डायग्राम था, तो उसमें हम पे OP की लेंथ आ गई है, फैक्टर A प्लस मॉडुलस A प्लस B cos थीटा। तो हम Right. सीधा हमें ट्रायंगल OPQ में हम ट्रिग्नोमेट्री सीधा इसमें लगा सकते हैं कि मतलब cos L जो हमारा OPF डिवाइड कर दे cos अल्फा से, तो हम उस तरह से कर सकते हैं। बेटा अल्फा भी तो नहीं पता ना आपको, अल्फा भी तो अननोन है हमारे लिए। अल्फा कहाँ पता है, अल्फा तो हमें निकालना है, ओके मैम। है ना। अल्फा की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको रिजल्टेंट नहीं पता। अल्फा क्या है, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो वो भी तो हमें निकालना है ना, वो हमें पता नहीं है अभी। तो अल्फा वाली चीज अभी हम नहीं लगा सकते, वरना तो दो अननोन हो जाएंगे, रिजल्टेंट भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, ओके मैम। है ना बेटा। यहाँ पे आपको पता क्या है, इस वाले केस में A B और उनके बीच का एंगल, ये तीन चीजें पता है आपको, तो इनके टर्म्स में हम निकालेंगे रिजल्टेंट। ओके मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें बच्चों। यस मैम। चलो वेरी गुड, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसको खोल दो, A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ऐसे ही करते हैं ना, प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यस मैम। प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकती हूँ? यस मैम। स्क्वायर को कॉमन क्या हो जाएगा, मैम B B स्क्वायर स्क्वायर को कॉमन ले लो, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वन। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो खाली B स्क्वायर बच जाएगा।
तो बेटा यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट जो है उसको मैं अंडर रूट के फॉर्म में लिख रही हूँ, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, जिसकी डायरेक्शन आपको गिवन है कि ये वेक्टर ये एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो आप इस तरीके से सिंपली रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखना भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ डायरेक्शन पे। डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसा मैंने अभी बच्चे को समझाया, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं इस ट्राइंगल से। Yes, ma'am. कैसे? मैम हम पे OQ आ गया है और हमने OP तो A प्लस P cos थीटा है, हम तो पे ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। कौन सा एंगल निकालूं? tan अल्फा निकाल लूं, है ना? tan अल्फा निकाल लेती हूँ। tan अल्फा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है PQ, बेस है आपका OP। निकाल दूं? क्या बोल रही हूँ मैम? मैम क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई नहीं, लिख देते हैं। Yeah. ठीक है, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। है ना? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा का परपेंडिकुलर है PQ और बेस है OP, तो PQ अपॉन OP लिख दे। यस मैम। अब PQ और OP की तो वैल्यू पता है, अभी तो निकाली थी। PQ की वैल्यू क्या है? B sin थीटा। OP की वैल्यू क्या है? A प्लस B cos थीटा, Yes, ma'am. है ना? तो उसके टर्म्स में मैं एंगल भी निकाल सकती हूँ। तो tan अल्फा की क्या वैल्यू हो गई मेरे पास कि मैम tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, येलो से लिखते हैं, थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। ये वाले तरीके से हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यू भी आ गई कि डायरेक्शन आप किसी भी केस में कैसे निकालोगे, है ना? अगर आपको अब एक तरीके से इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आई। यस ऐसे क्लास में परेशान तो नहीं हो रहे ना कि मैम क्या क्या करवा दिया आज की क्लास में, आज पहली बार आपको देखा है मैम, और मैम ये क्या क्या हो गया हमारे साथ? नहीं ना? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे Yes, जोश में रहो ma'am. यार। हाँ बस ऐसे ऐसे अच्छी बात है। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि फिजिक्स आप लोगों के लिए थोड़ी आसान करके थोड़े फन तरीके से पढ़ा पाऊँ, ताकि आपको याद भी रहे और दिक्कत भी ना हो। थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे ताकि आप थोड़े से शॉर्ट हैंड नोट्स भी बना पाओ। अगर कोई ऐसी स्लाइड है। साक्षी गुप्ता है। हाँ, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी स्लाइड है जिसपे आपको थोड़ा वेट करवाना है कि मैम ये नोट डाउन करना है, तो वो भी बता देना, थोड़ा सा लाइटली नोट डाउन कर लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आने जरूरी है। हाँ बेटा, मैम ये जो डेरिवेशन है ना जो हमने अभी की है मैम, उसको करना है, एक बार दिखा दो। उसको एक बार दिखा दूं? बड़ी सिंपल डेरिवेशन करी है। डायग्राम समझ में आया हमें? डायग्राम समझ के मैंने इस छोटे से ट्राइंगल में, ये वाला जो NPQ ट्राइंगल है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाकर NP की और PQ की वैल्यू निकाल ली। ये जो मैंने यहाँ पर किया है ना, cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ये समझ लो पूरी फिजिक्स में हमें करना है। ठीक है, पूरी फिजिक्स में हमारा यही करना रह जाएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू निकाली और NP को मैंने लिख दिया एज B cos थीटा। सिमिलरली मैंने sin थीटा की वैल्यू निकाली और PQ को मैंने लिख दिया एज B sin थीटा। अब उसके बाद मेरा कुछ काम नहीं रह गया, सिंपली मैंने OPQ जो ट्राइंगल है उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकाला और OQ साइड की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहां से मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। इज इट ओके बच्चा? यस पक्का? Yes, ma'am. नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। Yes, ma'am. अगली वाली? Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद मैंने अल्फा की भी वैल्यू निकाल दी, मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आई गया। अब डायरेक्शन भी तो चाहिए, वेक्टर इज इनकम्प्लीट। अगर आपको पेपर में रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बोला है और आपने खाली वो निकाल दिया, ये आर वाले फॉर्मूले से अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो आपका काम इनकम्प्लीट है। आपको अल्फा की वैल्यू भी निकाल के बतानी है, जो एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू भी निकाल के बतानी है, तो वो हमने tan अल्फा से निकाली। ठीक है भूमि बेटा, आई थिंक यू हैव रेज्ड योर हैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो मैम, बच्चा, या फिर ऑन जैसे करके आप बोलो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकलवा रहे हो तो वो पॉलीगन की तो नहीं निकलेगी ना, सिर्फ पैरेललोग्राम की निकलेगी, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की। मैं बताती हूँ,
ट्राइंगल और पैरेललोग्राम आप तब यूज करते हो जब आपके पास दो वेक्टर है। पॉलीगन लॉ आपका तब यूज में आता है जब दो से ज्यादा वेक्टर है। ठीक है, उस पर भी अभी हम आएंगे। यहां तक क्लियर है ये चीज? बताओ पहले। मैम। यस मैम। हाँ बेटा। मैम tan अल्फा से डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे ना। मैम अल्फा तो एंगल है ना। हाँ तो क्या हो गया, अगर मैं आपको बोलूं tan अल्फा इज इक्वल टू 0 तो अल्फा की वैल्यू नहीं आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। वो तो वैल्यू निकाल सकते हो आप, है ना। क्या होती है, 60 होती है, 30 होती है, 30 होती है ना, है ना बेटा। अगर आपको किसी साइन के मतलब साइन ऑफ अल्फा की अगर आपको वैल्यू पता है, tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है, तो अल्फा की वैल्यू भी तो आप निकाल ही सकते हो। इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? यस मैम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम, चलो ट्राइंगल लॉ। हाँ बेटा बोलो बच्चा। मैम मुझे ना थोड़ी इंग्लिश में कंफ्यूजन है मैम, जिससे मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा मैम। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। मतलब कि जो मैंने वो एक चैप्टर करा था मैंने ट्रिगोनोमेट्री का, वो मैम हिंदी में करा था मैम, तो मैम ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा ट्राई करो कि ये वाली चीज तो मैं पूरी हिंदी में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट में आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे को बताना, मैं ट्राई करूंगी कि आपको और अच्छे से समझा दूं। जी मैम। ठीक है बेटा, एक बार ये वाले नोट्स भी मैं आपको भेजूंगी, उसको पढ़ने की कोशिश करो अच्छे से। ठीक है बच्चा। मैम आप जो मतलब जो फोटोज भेजेंगे ना मैम, तो वो पीडीएफ में मत भेजना, क्योंकि मेरे फोन में ना मैम पीडीएफ ओपन नहीं होता। पीडीएफ ओपन नहीं होता तो कैसे होएगा, बताओ कैसे भेजूं। मैम ये मैंने बहुत कोशिश करा मैम, पर हो ही नहीं रहा। मेरे फोन में जितने भी अभी तक आप भेजो ना मैम, वो होता ही नहीं है। बेटा एक काम करो, आप अपने फोन में वो एडोबी जो है वो डाउनलोड करके देखो, ऐप जो है। मैम कौन सा ऐप? वो बच्चों को पता होगी ना, एडोबी ऐप है ये ऐसे वाला। पीडीएफ व्यूअर, हाँ एडोबी का एडोब पीडीएफ एक्रोबैट, व्यूअर। एडोब एक्रोबैट। हाँ तो ये आप लिख लो, ये डाउनलोड करो, इससे फिर आपकी पीडीएफ व्यू हो जानी चाहिए। ओके मैम। अगर आप बोल रहे हो पीडीएफ नहीं है तो इसका मतलब यही है ना कि मतलब पीडीएफ अगर व्यू नहीं हो रही तो आपके पास वो है नहीं सॉफ्टवेयर। पीडीएफ व्यूअर आप कोई भी यूज कर लो, पीडीएफ रीडर या पीडीएफ व्यूअर। सम्यक और शहनवाज भी यही चीज बोल रहे हैं। WPS ऑफिस भी यूज हाँ WPS ऑफिस कुछ भी यूज कर लो, एक आपको पीडीएफ रीडर चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। डॉक स्कैनर यूज डाउनलोड कर लो। हाँ बेटा। मैम आपने लास्ट स्टेप में tan अल्फा में जो हमारा ओपी है उसे a प्लस बी कॉस थीटा लिया है, मैम जो अभी हमने रिजल्टेंट निकाला वो तो अलग है। रिजल्टेंट कहाँ अलग है बेटा? देखो यहाँ पर मैंने, रिजल्टेंट में हमारा, हाँ तो रिजल्टेंट थोड़ी है, मैंने tan अल्फा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर इज PQ। PQ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी b sin थीटा, और बेस है आपका OP। मैंने हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में निकाला ही नहीं ना। ठीक है, बेस जो बेस आपका OP है विच इज ON प्लस NP, है ना बेटा। हाइपोटेन्यूज का कोई पर्पस नहीं है वहां पे, वो तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाल दी, वो रिजल्टेंट आपका आ गया, और यहाँ पर आपका जो एंगल है वो आ गया। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ मैम? हाँ बेटा। मैम किसी क्वेश्चन में हमारी जो tan अल्फा की वैल्यू है वो मतलब जैसे 15, 30, 45 इनके अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है 50, 65 ऐसे, तो हम उनका क्या करना है? आप उस केस में क्या करोगे, आप लिख दोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जो भी आपके पास वैल्यू आई है। हम tan इनवर्स मतलब कैसे? ये भी आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में ही। अभी 11th में आप सब बच्चे PCM वाले हो, PCB वाले बच्चे हो? PCM वाले बच्चे। तो बेटा इनवर्स का मतलब क्या होता है, इस वाली वैल्यू से रिलेटेड जो एंगल है वो आप लिख दो। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, हाँ बस ये -1 लगा दो उसके ऊपर। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स ऑफ 90 नहीं साइन इनवर्स ऑफ 90 डिग्री थोड़ी, साइन इनवर्स ऑफ 1। इसका क्या आंसर लिखोगे? 1 upon sin। नहीं, दैट इज नॉट sin 1 डिग्री। दिस विल बी नहीं, साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब कि साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें आपका आंसर 1 आता है? 1 upon cos theta. 90 degree। Sine inverse of 1 is not equal to 1 upon
साइन ऑफ 1। 90 डिग्री। ठीक है, हाँ मैम साइन, 90 डिग्री। हाँ वेरी गुड बेटा। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू है ब्रैकेट में, उस वो वैल्यू आपके पास कौन से एंगल पे आती है। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर हम tan इनवर्स ऑफ 1/√3 लिख रहे हैं तो इसका क्या आंसर बताया था आप लोगों ने? मैम 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। अगर मैम हाँ बेटा, मैम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स मस्ट है या फिर हम नहीं स्क्वायर कुछ भी ब्रैकेट? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप देखना कि कभी कभी ना जेई के अंदर ऐसे ऐसे भी छोड़ के आ रखे हैं, tan इनवर्स ऑफ 7/4। अगर अब आपके पास 7/4 आ गया तो ये आपका अल्फा हो गया। ओके। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको मैम एक represent डाउट कर था। सकते हो। हाँ बेटा बताओ। मैम आपने जो लिखा था मैम, रिजल्टेंट का वेक्टर जो था वो इक्वल था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। राइट। मैम क्या ये इक्वल हुआ? मैम आर रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab cos थीटा के। मैम इसके राइट बीच में रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? बेटा रिजल्टेंट, अब ये जो है ये आपका एक रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। अभी हमने देखा कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, तो वो तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दोगे। अब वेक्टर की अगर आपको निकालना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है तो उसके लिए तो हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो ये जो है दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जो हमने ये r इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा है उसका मैग्नीट्यूड हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मैम। मैम वो ठीक है, बस अभी समझ रिप्रेजेंट में। करने के लिए, मैम बस वो रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया ना। अरे अगर आर आपको वेक्टर निकालने वैसे। के लिए भी आ गया तो आप निकालोगे भी तो इसी चीज से। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक वेक्टर है, अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दूं कि एग्जांपल है सपोज ये आपका, कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए ऐसे 2 यूनिट्स पे, एक वेक्टर है बी ऐसे 3 यूनिट्स पे, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो आप बता दोगे मुझे रिजल्टेंट कितना है? यस बता मैम। दोगे, यस मैम। है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक डब्बा है, इसमें एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है, दोनों के बीच का एंगल मैं आपको दे दूं 30 डिग्रीज, तो आप मुझे रिजल्टेंट फोर्स बता दोगे कितनी लग रही है? यस मैम। यही तो है वेक्टर एडिशन का फायदा। ठीक है, समझ में आया बेटा? मैम। यस मैम। हाँ बच्चा। मैम पैरेललोग्राम और पॉलीगन का भी मैम ऐसे ही निकलेगा फिर? वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। यस मैम क्लियर है। ट्राइंगल लॉ क्लियर है तो बताओ, फिर हम पैरेललोग्राम समझेंगे और पॉलीगन समझेंगे। मैम ठीक है, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट? वेरी गुड, क्लियर है तो किसी बच्चे को कोई डाउट? पे थोड़े से क्वेश्चंस कह सकते हैं क्या? तो बेटा एक बार ना मैं एक काम करती हूँ, पैरेललोग्राम बता देती हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ सेम है। पॉलीगन लॉ पे क्वेश्चंस इतने आते नहीं, तो वो दोनों लॉस भी उनकी खाली आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, वो समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा, चलूं फिर आगे चलें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड। अब आ जाओ पैरेललोग्राम लॉ पे। तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ बिल्कुल सेम है, उसमें खाली हम वेक्टर्स को किस तरीके से लगा रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। मैंने बोला था कि ट्रायंगल लॉ के अंदर हम वेक्टर को लगाते हैं, इस वेक्टर, अगर ये मेरा वेक्टर ए है तो इसके हेड पे मैं दूसरा वेक्टर लगाऊंगी। पैरेललोग्राम लॉ में हम जो दूसरा वेक्टर होता है वो इधर ही लगा देते हैं, उसकी टेल पे। इज दिस ओके? यस। ठीक है, तो ये वाला करना थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एज यू गाइस नो इज डिफाइंड लाइक दिस ओनली, है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को तो इसी तरीके से डिफाइन करोगे। यस ठीक मैम। है, तो ये हमारे दो वेक्टर हो गए जिसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इसमें जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसको कंप्लीट कर दो। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसको कंप्लीट कर दो, और ये जो डायगोनल होगी, दिस डायगोनल राइट हियर विल रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट। So this diagonal right here, this will represent your resultant vector a plus b. Is this law clear? यस मैम। यस मैम। ठीक है, this is your angle alpha. So you can see that this is exactly the same as what you guys have studied before. यही सेम चीज तो पढ़ी थी, बस वहां पर ये वाली जो साइड थी Yes, ma'am. पैरेललोग्राम लॉ की, ये वाली जो साइड थी दैट वाज इक्वल टू b। और ऐसे ही तो किया था, यहाँ पर भी हमने ये ड्रॉ कर दिया था। अगर मैं इसको सेम नाम भी दे दूं तो ONQP,
O N Q P। सेम तरीके से एग्जैक्टली इसकी भी डेरिवेशन होती है, इसकी डेरिवेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये वाली जो आपकी साइड है ये बी के बराबर हो गई। तो जो रिजल्टेंट रहता है, जैसा मैंने आपको कहा, रिजल्टेंट आपके पास एग्जैक्टली द सेम आता है। रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी, यू विल ऑब्टेन इट एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और इसका जो अगर आपको एंगल निकालना है तो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन A plus B a plus b cos थीटा। तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एज tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, एग्जैक्टली द सेम एज ट्राइंगल लो। इज इट ओके? तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इसको आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है ये चीज बच्चों? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो Yes, अब ma'am. फिर से बोलो बेटा। हम एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। अच्छा, एक बेटा देखो, ये पैरेललोग्राम लॉ जो है, इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हमने ए के सर पे लगाया था बी वेक्टर, अब बस यहाँ पर मैंने उसको पैरेलली शिफ्ट करके ए की टेल पे लगा दिया है। क्या बोला है कि ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, जो ये डायगोनल होगी दिस विल रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसकी सेम वैल्यू रहती है जो हमने वैल्यू ट्रायंगल लॉ में निकाली थी, दैट इज द सेम वैल्यू व्हिच इज देयर इन पैरेललोग्राम लॉ एज वेल। और जो एंगल रहता है वो भी आपका एब्सोल्युटली सेम तरीके से निकलता है। इट इज एग्जैक्टली द सेम एज ट्रायंगल लॉ, क्योंकि खाली ये साइड यहाँ पर ये वाली साइड भी तो बी ही है। Yes, ma'am. ठीक है, इज इट ओके? Yes, ma'am. आगे चलो। Yes, या अलग? डेरिवेशन सेम है बेटा, डेरिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं, पॉलीगन लॉ भी कर लेते हैं। उसकी डेरिवेशन कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है। दिस इज मेजरली यूज्ड व्हेन यू आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स व्हिच यू हैव टू ऐड। तो ये लॉ बोलता क्या है, पहले इसको ये समझो कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल वेक्टर्स, स्टेटमेंट समझो, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि डायग्रामेटिकली कैसे बना सकते हैं। ये लॉ बोलता क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं जिनको आप अरेंज कर लो सच दैट दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीगन, ठीक है, सच दैट दे आर फॉर्मिंग अ पॉलीगन, तो जो फाइनल साइड होगी पॉलीगन की, इट विल रिप्रेजेंट देयर सम। ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, ये मेरा पहला वेक्टर है, वेक्टर ए। अब इसके सर पे मैं दूसरा वेक्टर लगा दूं, जैसा ट्रायंगल लॉ में लगा रहे थे, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। इसके सर पे मैं तीसरा वेक्टर लगा दूं, इसके सर पे मैं तीसरा वेक्टर लगा दूं, ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर सी। इसी के सर पे मैं चौथा वेक्टर लगा दूं, ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर डी। तो जो ये, अब मेरे को इन चारों का सम निकालना है, तो ये चारों ने एक पॉलीगन सा बना दिया जो इनकम्प्लीट पॉलीगन है। यस मैम। तो ये जो फाइनल साइड आ रही है ना मेरी, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज देयर इन पॉलीगन लॉ, कि इसमें आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो। इसको आप अगर यहां से स्टार्ट करके मैम इस, हाँ बेटा, जैसे भी आपने इसे जोड़ दिया, तो इसमें अगर जैसे मैं ए के बाद बी को लगाया, बी के बाद अगर मैं वेक्टर डी को लगा देता हूँ, उसके बाद मैं वेक्टर सी को लगा रहा हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा इसका? नहीं, जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा बेटा। आपको एक पॉलीगन क्रिएट करना है, कोई रैंडम ऐसे उल्टा पुल्टा शेप नहीं बना देना। एक पॉलीगन अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो फाइनल बनेगा पॉलीगन का, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, अगर आप फाइनल साइड को ऑपोजिट ऑर्डर में ले रहे हो तो। सपना बेटा हैंड रेज है, कोई डाउट है तो बताओ। मैम पॉलीगन लॉ मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। पॉलीगन लॉ एक बार रिपीट कर देती हूँ। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, सपोज यू हैव 4 वेक्टर्स, सपोज यू हैव 4 वेक्टर्स A, B, C एंड D। अब ये 4 वेक्टर्स ऐसे हैं कि इनको जब मैंने एक दूसरे के हेड पे अरेंज किया, सो दे आर फॉर्मिंग एन इनकम्प्लीट पॉलीगन। तो ये जो लास्ट साइड होगी ना पॉलीगन की, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये A और B वेक्टर दिख रहे हैं, A और B वेक्टर दिख रहे हैं। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ट्राइंगल लॉ बोलता है कि ये इनका रिजल्टेंट है, A प्लस B, है या नहीं है? मैम है।
अब इसका मतलब Yes, क्या ma'am. हो गया कि हमने a प्लस बी का जो हेड है उसके ऊपर c लगा रखा है। दिख रही है ये चीज? यस a प्लस बी के हेड पे c लगा रखा है का क्या मतलब है कि, चलो ये ढंग से नहीं बनेगी लाइन, a प्लस बी के हेड पे c लगा रखा है का क्या मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये दिख रहा है? यस मैम। तो अब जो ये, अगर मैं अब ये a प्लस बी प्लस सी के सर पे d लगा दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस d, यस मैम। right? And you can do this with any number of vectors. The most interesting thing is कि जितने वेक्टर हैं सबको आप इस लॉ से ऐड कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। समझ में आया? पॉलीगन लॉ अपन को इतना ही समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं समझना, इतना ही समझना है। क्लियर है सबको? अब थोड़े सवाल ववाल सॉल्व कर ले। यस मैम। पक्का? मैम वेटिंग फॉर क्वेश्चन। हाँ, वेटिंग फॉर क्वेश्चन। तो ठीक है, देखो 15 मिनट बचे हैं क्लास के, थके तो नहीं ना यार? नहीं मैम। नो मैम। देखो मेरे को क्या होता है कि मेरे को क्लास लेते लेते ना पता नहीं चलता, अगर अच्छी क्लास जा रही हो तो पता नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाए। तो आइडियली आप लोगों के साथ भी वैसे ही होना चाहिए। अभी तक हमारा 1 आवर 15 मिनट्स का क्लास हो चुका है, बट आप लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ मैम इतनी लंबी क्लास हो गई है। हाँ, पता नहीं लगा ना, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको आप एक बार सॉल्व करके मुझे आंसर बताने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। ठीक है, सबको क्वेश्चन विजिबल है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप सब लोग जेई वाले बच्चे हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बढ़िया है। जिस बुक में क्वेश्चन मिल रहा है मेरे से ये मत पूछो कि मैम बेस्ट बुक कौन सी है, वर्स्ट बुक कौन सी है। 10 डाइन आ रहा है बच्चे का आंसर? यस नाम बताओ बेटा। मैम। ठीक है, चलो मुस्कान ने बोला 10 डाइन, बाकी बच्चे भी अब नाम बताओ और आंसर बताओ। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में कि मेरा पूरा का पूरा ये भर जाएगा नाम लिखते लिखते। तो पहले 5 बच्चे जो आंसर बताएंगे उनका आंसर लिख लिया जाएगा, बाकी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, दो आपको फोर्स गिवन है, 10 डाइन की फोर्स है, उनके एंगल आपको एक 120 डिग्री उनके बीच का गिवन है। आपसे पूछा है कि बता दो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैम cos 120 क्या होता है? cos 120 निकालो, क्या होता है? कैसे निकालेंगे cos 120? 90 बताओ। प्लस 30। 90 प्लस 90 प्लस 30 करके निकालोगे ना। cos 120 की वैल्यू बताओ कोई बच्चा। -1/2 कर ली। वेरी गुड, -1/2 आता है, -1/2 आएगा बेटा। ठीक है, cos 120 इज -1/2। मैम 10 मैम डाइन्स। 0 आ रहा है आंसर। नाम बताओ। सम्यक। सम्यक बोल रहे हैं आंसर 0 है। और बताओ बच्चों क्या आ रहा है आंसर? 20 ठीक है, मैम 20 नाम? मोनिका। मोनिका। मोनिका इज फ्रॉम पंकज आईडी। मोनिका इज सेइंग दैट द आंसर इज 20। मैम 10 डाइन्स। चलो यहाँ पे एक और बच्चे का ऐड हो गया, नाम बताओ। मैम एमडी शहनवाज। शहनवाज ने बोला हाँ कि, अरे बाकी बच्चे कहाँ है हमारे? ये सारे बच्चों के नाम तो मैं बहुत बार ले चुकी। ठीक है, एक बच्चे का आ गया -20। कितने देख रहे हो? मतलब इतने तो ऑप्शंस भी नहीं होते जेई के पेपर में। जितने आंसर अभी क्लास में हमें मिल जाएंगे उतने ऑप्शंस भी नहीं होते। ठीक है, चलो मैं बताऊं अब, सॉल्व करें बेटा? यस मैम। यस सबसे मैम। पहले ये चीज बताओ कि जिस तरीके से ये वेक्टर बने हुए हैं इनके बीच का ये जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री, इज दैट ओके? या फिर वेक्टर्स को हमें एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना होता है ताकि उनके बीच में हम एंगल निकाल पाए? थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है इधर। नो। थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फिर? इज दिस इक्वल टू थीटा? नो मैम। नो मैम। वाई नो मैम? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? थीटा की वैल्यू आप बोलते हो कि अगर मेरे दोनों वेक्टर मैंने टेल से टेल मिलाकर ज्वाइन कर दी है, ये वाले दोनों वेक्टर अगर मैंने टेल से टेल मिलाकर ज्वाइन कर दिए, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी थीटा के बराबर आती है ना। ये जो आपको वैल्यू गिवन है दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा। ये समझ में आई चीज? नहीं समझ में आई? यस मैम। तो ये एंगल कितना आएगा? अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर? 60 डिग्री।
60 डिग्री हो जाएगी ना। अगर ये मेरा 120 है तो ये वाला तो 60 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले बताओ ये चीज समझ में आई जो मैंने यहाँ पर करी है? यस मैम। पक्का? यस मैम। है ना? थीटा की वैल्यू तो है ही नहीं है। 120 जिस बच्चे ने लगा दिया वो 120 इज नॉट थीटास वैल्यू। वेरी गुड, क्रिस्टल गेमिंग ने बढ़िया आंसर दिया, √300। इसको भी अभी हम करते हैं वेरीफाई। नाम इंटरेस्टिंग है क्रिस्टल गेमिंग। ठीक है, तो अब तो लगा दोगे। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि मैम R इज इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos थीटा। cos 60 कितना होता है? 1/2 100 मैम + 100 √3/2 नहीं रूट। सोचो सोचो 1/2 रहता है मैम 1/2। सोच लो भाई। 1/2 होता है ना? यस मैम कंफर्म तो 1/2। 2 × 100 × 100 × 1/2 आंसर कितना आ गया? मैम ए बीच में 10 है। मैम 100 हाँ, तो 10 का स्क्वायर नहीं करेंगे? मैम अंदर 2ab में। हाँ अच्छा, सॉरी, 10 कर देते हैं। ये लो, ठीक है। यस तो आंसर क्या आ जाएगा आप बताओ? √300। वेरी गुड, √300 इसका आंसर आ जाएगा। आपको यही तो निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो इसको आप और थोड़ा सा सेटल करके लिख सकते हो, 100√3 डाइम्स। मैम 10√3 होगा ना? हाँ 10√3 होगा। देखो मैम भी ऐसे कंफ्यूज मैम हो एक जाते हैं। डाउट था हाँ एक सेकंड बेटा, मैम। 10√3 डाइम्स। ठीक है, अब बताओ किस बच्चे का आंसर सही है। यहाँ पर एक बच्चे का, क्रिस्टल गेमिंग वाले का तो सही है। ओहो, गलती से इरेज हो गया मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आंसर आ रहा था हमारा? 10√3 डाइम्स। ठीक है, इसमें मैं आपको लिखकर पूरा फिर से भेज दूंगी। अब ये बताओ, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन सबसे पहले? मैम एक डाउट। यस मैम हाँ अब बताओ, डाउट बताओ बेटा। मैम जैसे आपने यहाँ पे मतलब ये ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन मैम ऐसे 130 हो गया, तो मैम 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, तो राइट। मैम ये मैम इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो थीटा होगा, क्योंकि मैम जो ये इक्वल है, हमारी साइड इक्वल होंगी। राइट। ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैम नहीं, थीटा इज ट्वाइस ऑफ इक्वल टू थीटा नहीं 30। आएगा ना बेटा। ट्वाइस ऑफ थीटा नहीं आएगा ना। देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारा मामला। ये है मेरा 10 डाइन मुझे गिवन है, यहां तक मुझे 10 डाइन गिवन है, ये एंगल मुझे 120 गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू थीटा ना, तो 120 + थीटा विल बी इक्वल टू 180। देख सकते हो? नहीं दिख रहा? चलो ऐसे देखो, ये चीज हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू यू एज 120 डिग्री। यस मैम। What I'm saying is I'm shifting this here. So if I want to find this angle theta, then this is making combined of 180 degree, no? बट मैम 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 मेरे हाँ कहने बेटा, का मतलब है मैम, इसमें आपने पॉलीगॉन लॉ लगाया है, लेकिन अगर हम ट्रायंगल लॉ से करें तो उससे भी हो जाना चाहिए। ट्राइंगल लॉ से भी सेम आएगा। ट्राइंगल लॉ से आप इसको इधर लगा दोगे, या फिर इसको आपने इधर भी अगर लगा रखा है। तो ट्राइंगल लॉ में हमने क्या देखा था? ट्राइंगल लॉ में हमने देखा था कि ये वाला जो एंगल होता है ये आपका थीटा होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप मैं हेड देखोगे पे तो ही जाता है। उस हिसाब से एक तरीके से ये वाला जो एंगल है ये आपका थीटा होगा। समझ रहे हो? बट मैम वो तो रिजल्टेंट से आता है ना। फिर से बोलो बेटा। नहीं, रिजल्टेंट से तो बेटा मैम वो हमने अल्फा एंगल लिखा था। दैट अल्फा एंगल इज अननोन टू अस, वो हमें निकालना होता है। रिजल्टेंट, अब जैसे ये वाला यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा ना, तो वो रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है वो हमने लिखा था उस पे, रिजल्टेंट से क्या एंगल बन रहा है। देखो एक बार पीछे चलते हैं, ये देखो, ये जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, वो तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था ना बच्चा, है ना। अब आपको 120 जो गिवन है वो आपको ये वाला एंगल गिवन है। उस वाले क्वेश्चन में जो 120 वाला एंगल गिवन है वो ये एंगल गिवन है आपको, ओ एन क्यू। हमें निकालना क्या है? मैम निकालना है अल्फा है। हाँ, निकालना हमें थीटा है। अल्फा तो हमारा फाइनल स्टेप है। जब तक थीटा नहीं पता होगा तब तक ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे कॉस थीटा साइन थीटा वाला? अल्फा हमें निकालना होता है जब आपको क्वेश्चन में बोला है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालो। अब इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्शन बोली नहीं ना, इस क्वेश्चन में तो आपको बोला है कि मैग्नीट्यूड बता दो रिजल्टेंट। ओके समझ। समझ रहे हो बेटा? पक्का बताओ, समझ में आया?
यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो ये वाले क्वेश्चन में ट्रिक यही थी कि यहाँ पर हमारा जो एंगल थीटा है वो कैसे निकालना है, वो आपको पिछली क्लास में सर ने सिखाया था, है ना। तो वो वाली चीज हमारे काम में आई है। तो 100 + 100 रब कर दिया था, तो देखो इसलिए मैंने फिर से लिख दिया सब बच्चों के लिए, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो r came out to be √300 which is equal to 10√3 dynes। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इतना काफी है आज की क्लास के लिए। मैम एक क्वेश्चन और करा दीजिए। एक क्वेश्चन और करा दूं? 5 मिनट से। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप एक बार सॉल्व करो। इसका आंसर आपका f0 और थीटा के टर्म्स में आएगा। ठीक है, हाँ बेटा आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, मैं ट्राई करूंगी कि कल तक आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल कर दूं। नोट्स तो मैं आपको क्लास के डायरेक्ट बाद भी भेज दूंगी। मैम एंगल बिटवीन देम का मतलब तो थीटा से ही है ना डायरेक्ट? हाँ हाँ, थीटा आपको डायरेक्टली गिवन है इसमें। यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। दो आपके पास फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको f0 गिवन है एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक फोर्स है f0, ये एक फोर्स है f0। मैं बोलती हूँ मैं मेजरली पॉलीगन लॉ यूज करती हूँ क्योंकि उसमें ना एंगल विजुअलाइज करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, दो फोर्सेस आपको गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये आपके पास आंसर। हाँ बेटा, √2 f मैम √2 के बाहर है f0, फिर अंडर रूट ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकाल के बताओ कि अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या सीन है। चलो ये वाला भी मैं सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी भी बता दूंगी जो हमारे काम में आएगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकाला ये रिजल्टेंट कितना होगा, अगर मैं रिजल्टेंट का स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं, रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू f0 का स्क्वायर प्लस f0 का स्क्वायर प्लस 2 f0 cos थीटा। यहाँ तक सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हो जाएगा मैजिक। अभी हो गया? जी मैम। ठीक है, तो f² रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 2f0 स्क्वायर प्लस 2f0 स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो एक तरीके से रिजल्टेंट कितना आ गया मेरे पास, रिजल्टेंट आ गया मैम √2 f0 भी कॉमन ले लेते हैं ना, √2 f0 1 + cos थीटा। f0 का स्क्वायर आएगा ठीक है? ना, f0 का स्क्वायर। f0 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? 2 + cos थीटा नहीं होगा, f√2 × 1 + cos थीटा आ जाएगा आंसर। इज दिस ओके? सबसे पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो 1 + cos थीटा होता है, 1 + cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ऐसी ऐसी देखो बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज होती है जो हम पूरे ऐसे जब जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो उसके फॉर्म में भी हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? हाँ बेटा, थीटा के अपॉन में 2 है या पूरा cos स्क्वायर थीटा के अपॉन 2 है? खाली थीटा के अपॉन में 2 है। ठीक है, एंगल हाफ हो गया है, मतलब यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर 30 है। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वो वाली चीज भी आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो आपके पास f रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f0 cos थीटा बाय 2। वेरी गुड, 2f0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक और 2 आ गया, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बड़ा ही प्यारा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2f0 cos थीटा बाय 2। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां तक आप सब बच्चों का आंसर सही आ जाना चाहिए था। इसके बाद में हमने जो एक एडिशनल प्रॉपर्टी लगाई है वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये प्रॉपर्टीज बढ़िया होती हैं, इन प्रॉपर्टी में आप क्या करा करो, हमारे जो एक सर थे वो बोलते थे कि छत पे लिख लो आंसर, तो जो कॉपी का वो ऊपर वाला मार्जिन का पार्ट होता है वहां पे हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते थे, ताकि जब भी पेपर पलटे तो ये दिखाई दे जाए।
इज इट क्लियर गाइस? यस Yes, मैम ma'am. मैम क्या ये एनोटेशन वाले नोट है ये भी मिलेंगे हाँ ये या तो मैं ओनली अभी प्रिंटेड? ये मैं अभी आपको भेज रही हूँ क्लास के बाद। ओके मैम। ठीक है, अभी हाथ की हाथ आपको मैं भेज दूंगी। मैम डीपीपी होंगे? डीपीपी में ऐसे ही मैं ऐड कर दूंगी बेटा। ओके मैम। ठीक है, डीपीपीज अभी तक आपका ना कोर्स जब तक कवर नहीं होगा तब तक डीपीपी ऐड करने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो डीपीपीज मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इतना ही पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप टुडेज क्लास वाज फन फॉर यू ऑल। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया बात है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।